Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu, your science educator. और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन। तो ये आपकी फुल चैप्टर की वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अपने फुल चैप्टर को अच्छे से समझना। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रिक्शन है उसको समझने से पहले हम एक और टर्म समझते हैं, फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो फोर्स की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगी, एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन हमारा होता है, जो फोर्स होती है ना उसी का एक टाइप होता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन हम उसको फ्रिक्शन कब बोलते हैं वो देखो। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी कि कोई भी हमारे पास दो सरफेस हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। किसके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे वो मूव कर रहा है, मोशन यानी कि जब वो मूव कर रहा है। एक हमारी होती है रेस्ट, एक होता है हमारा मोशन। तो रेस्ट पर तो यानी कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आराम से रखा हुआ है। मोशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। यानी कि आप ये मान लो कि आप किसी चीज को एक साइड से धक्का लगा रहे हो और दूसरी साइड से कोई और बच्चा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगा रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि फ्रिक्शन कब प्ले होता है, यानी कि कब हमें दिखाई देता है, जब कोई भी हमारे दो सरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो इसलिए हम डायरेक्ट फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं, दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, कोज ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है वो देखो। अभी देखो इसके मेन हमारे पास दो रीजन है, सरफेस इरेगुलरिटी, सेकंड वन इज अनइवननेस और रफनेस। वैसे तो ये दोनों पॉइंट्स हम एक में ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सरफेस है, आप ये मान लो कि कोई भी हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है। वैसे दिखने में हमें क्या दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन क्या है जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो इनके अंदर कुछ न कुछ या तो इस तरीके से उभार होंगे, यानी कि हील्स बनी होंगी, या फिर नीचे की साइड इस तरीके से वैलीज बनी होंगी। ओके, तो जो हमारा सरफेस होता है कोई भी, वो एज इट इज़ यानी कि प्लेन नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ज़्यादा हिल्स या फिर वैलीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो रफ हो जाता है। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोल देंगे फिर कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसके अंदर फ्रिक्शन है वो कोज हो रहा है। आप सिंपल सी बस ये बात मानो, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे वैलीज बने हुए हैं, यानी कि गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं छोटे छोटे, और उसके ऊपर मान लो हम अपना हाथ ही लगा रहे हैं या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लो हम चलो वाटर डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या करेंगे, जो वाटर होगा वो वैसे तो हमारा चला जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, जो वाटर होगा वो नीचे की साइड, यानी कि जो हमारे वैलीज बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, उनके अंदर डल जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उस पानी को आगे जाने से रोक रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो इस तरीके से मेन कोज क्या हो गया, जो सरफेस है वही मेन कोज है। अगर वो रफ है तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, जो हमारा फ्रिक्शन है अगर सरफेस हमारी रफ है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और उसी तरीके से अगर हमारे पास एकदम प्लेन सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो हमारा कम होगा। आप ये मान लो कि आपके पास दो सरफेस हैं, एक के ऊपर पेंट किया हुआ है और एक के ऊपर पेंट नहीं किया हुआ है। तो जिस सरफेस के ऊपर पेंट कर रखा है वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, और जो सरफेस हमारा बिना पेंट वाला है वो कैसा है, रफ है। तो कोई भी चीज अगर हम उसके ऊपर रखेंगे तो पेंट वाली के ऊपर क्या है, जल्दी से स्लिप हो जाएगी ना वो। तो क्या है, क्यों हो जाती है वो स्लिप, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम है, क्योंकि वो जो हमारा सरफेस है वो प्लेन है, स्मूथ है।
तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि हमारी जो सरफेस अगर स्मूथ होती है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम होता है, और जो सरफेस हमारी रफ होती है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हो। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, ऊपर हमने कोई भी एक मान लो बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब और जो नीचे रेड कलर की जो लाइन दिखा रखी है ये हमारा फ्लोर है। तो जो हमारा जैसे एक साइड में पर्सन रख रखा है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पर देखो पर्सन खड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन क्या है, वो इस साइड तो कर रहा है, लेकिन फ्लोर है और जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है वो क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं, है ना, उसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा एक तरीके से इसका कोज हो गया, यानी कि जो अपोजिट वे में जो फोर्स लग रही है वो किस चीज़ का हो गया, हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा अपोजिट फोर्स होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। अब आप ये मानो कि जो ये वाला पर्सन है ये क्या है, जो इसके ऊपर इस तरीके से इस साइड इसको भेजना चाहता है, ठीक है। तो इस साइड भेजना चाहता है तो क्या होगा, जो हमारी ये अब मान लो फोर्स अप्लाई कर रहा है बहुत ज़्यादा, और जो हमारे ग्रेविटी है और जो ये फ्लोर सपोर्ट कर रहा है ये इससे भी ज़्यादा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हिलेगा नहीं ना, मूव नहीं करेगा ना। लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा मान लो जैसे एक से नहीं काम चल रहा, मानो यहाँ पर 2-3 और आ गए, अब 2-3 इनके ऊपर अपने फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इनकी फोर्स ज़्यादा होगी इनकी कंपैरिजन में, ग्रेविटी में और फ्लोर की कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। अभी नेक्स्ट है हमारा फिर फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो मेन हमारे दो फैक्टर है, नेचर ऑफ सरफेस एंड सेकेंड वन इज वेट ऑफ बॉडी। तो देखो नेचर ऑफ सरफेस अभी हमने पढ़ा, रफ और स्मूथ, ठीक है। तो आप ये मान लो कि जितना ज़्यादा जो हमारा रफ होगा, कोई भी हमारा सरफेस अगर जितना ज़्यादा रफ होगा, जो हमारा फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जितना रफ सरफेस होगा उतना ही हमारा फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। ये अभी हमने पेंट वाले एग्जांपल से पढ़ के देखा ना, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे एक मान लो फ्रश है, तो उसके ऊपर एक तो नॉर्मल फ्रश है हमारा, और सेकंड क्या है हमारा, उसके ऊपर हमने साबुन का पानी डाल दिया है, जैसे हम वॉश करते हैं तब, तो क्या हो जाते हैं, जब हमारा उसके ऊपर साबुन का पानी डला होता है तो हम इजीली स्लिप हो जाते हैं, उसके ऊपर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के बीच में और जो ग्राउंड है, यानी जो हमारा फ्लोर है इस टाइम पर क्या है, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पा रहा है, तो क्या है, हम इजीली स्लिप हो रहे हैं वहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आप नेचर ऑफ सरफेस समझ सकते हो। अब जो सेकंड फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन के ऊपर अफेक्ट डालता है वो क्या है हमारा, वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो हमारे वेट क्या है, या तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हैवी हो सकता है या फिर वो लाइट हो सकता है ना, या तो वो हैवी हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है। तो आप ये मानो कि एक तो आपको एक बॉक्स को लेके जाना है, आपने एक बॉक्स लिया और उसके ऊपर रस्सी बांधी और उसको खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप उसको इजीली लेके जा सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपने उसके ऊपर 2-3 बॉक्स और रख लिए, एक बॉक्स के ऊपर 2-3 बॉक्स, तो क्या आप उसको इजीली से खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर हमारा बॉडी का वेट कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, दो हो गए, नेचर ऑफ सरफेस एंड वेट ऑफ द बॉडी। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, जो हमारा रफ सरफेस है उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा है, जितना स्मूथ सरफेस है उतना फ्रिक्शन कम है, और जितना ज़्यादा बॉडी का वेट है, बहुत ज़्यादा है, अगर वो हैवी है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर लाइट वेट है तो फ्रिक्शन है वो भी कम होगा। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जो हम ये फ्रिक्शन लगा रहे हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ये इसका नेचर कैसा है। तो ये एक टाइप से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, यानी कि ये अपने आप को खुद से मेंटेन कर लेती है, खुद से एडजस्ट कर लेती है। अब देखो खुद से एडजस्ट कैसे कर सकती है, अगर हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर हम क्या बताएंगे, जैसे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस तरीके का हमने सरफेस लिया। अब हमने यहाँ से धक्का लगाया तो ये वाला तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस पर तो ये इजीली यहाँ से आ गया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसके अंदर डल जाएगा, है ना। अब क्या है कि हमें
एकदम ऊपर से निकालेंगे इसको, यानी कि बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक टाइम पर या तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकल आएगा, है ना, और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहुँच जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है कैसे भी करके, और जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपली जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर मूव कर जाता है। ओके, तो इस तरीके से नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में आप क्या पढ़ोगे कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर अगर हम बात करें यानी कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो मेनली हमने फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पर है। स्टैटिक हमने 2 वर्ड पढ़े थे ना, एक मोशन भी पढ़ा था, तो मोशन का मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, और यहाँ पर स्टैटिक आपके ये साइंस का वर्ड है कि स्टैटिक क्या होता है हमारा, कि स्टेट जो हमारी स्टेट है कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन क्या है, तो वो रेस्ट पर होगी। स्टैटिक की बात जब हम करेंगे, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पर और मोशन मीन्स मूवमेंट में। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया कि कोई भी हमारी सरफेस है उसके ऊपर, यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बिल्कुल डेफिनेशन में कि फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब कोई भी एक रेस्टिंग बॉडी प्लस कोई भी एक सरफेस अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे आप ये मान लो कि हमारी चेयर है वो फर्श पर रखी हुई है, तो क्या है चेयर हमारी आराम से रखी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन शो हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड यानी कि मूवमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, यानी कि कोई भी हमारी एक बॉडी है वो मोशन शो कर रही है, यानी कि मूवमेंट शो कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी जो हमने सरफेस ले रखा है। ठीक है, जैसे हम ग्राउंड पर चल रहे हैं तो हम क्या है, हम मोशन के अंदर हैं और हमारी जो सरफेस है उसके साथ में कैसा मोशन होगा, कैसा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, कोई भी हमारा एक सरफेस है उसके ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी बॉडी है, वो क्या करेगी, रोल करेगी, यानी कि घूमेगी। जैसे आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो, थर्ड वाले के अंदर जो आपका बैग होता है ना, व्हील वाला बैग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, फर्श पर रोल करके चलता है ना, उसके अंदर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीनों आपको क्लियर हो गए। स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी रेस्ट बॉडी होगी प्लस दूसरा एक सरफेस होगा, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो जो फ्रिक्शन होगा उस टाइम पर उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। सेकंड है फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि कोई भी एक बॉडी है अगर वो मोशन में है किसी भी सरफेस के साथ में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड वन क्या है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या है, कोई भी एक बॉडी है वो रोल कर रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर दूसरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल तीनों के पता लग गए। उसके बाद देखो आपकी ये जो एक लाइन लिखी हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन सबसे लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि देखो एक तो हम सिर्फ बैग को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, जो हमारा व्हील वाला बैग है उसको हम रोल कर रहे हैं, तो उसको उसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, उसको हम इजीली खींच सकते हैं ना। नेक्स्ट है फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लो कि कोई भी बॉडी है अगर हमें उसको मोशन में रखना है तो थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन लगेगा ही ना, फोर्स लगेगी। नेक्स्ट है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि बिल्कुल रेस्ट पर है कोई भी बॉडी और उसको हमें मोशन में लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों फ्रिक्शन हो जाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपका अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर अभी तक हमने पढ़ा है फ्रिक्शन जो हमारा सॉलिड के अंदर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर हम फ्रिक्शन इन लिक्विड और गैसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड ड्रैग। यानी कि जो भी लिक्विड या फिर गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, ड्रैग। उसके बाद जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फिर कम हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, सबसे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो सेम तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, उससे कम होता है हमारा लिक्विड में, और सबसे लिस्ट किसमें होता है हमारा, गैसेस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर आपकी एक लाइन और लिखी हुई है, दैट स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस द फ्रिक्शन। यानी कि देखो जो आपने एरोप्लेन देख रखा है,
सभी ने एरोप्लेन की शेप देख रखी होगी, यानी कि साइड में जिसके विंग्स टाइप होते हैं, ठीक है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे आपने एरोप्लेन की शेप देख रखी होगी ना, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। तो क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है वो हमेशा फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, यानी कि उसको कम करती है। इसमें एग्जांपल में आप कैसे ले सकते हो, जैसे एरोप्लेन हो गया, फिशेस हो गया, और आप स्ट्रीमलाइन बॉडी और किसकी होती है भाई, जैसे शिप हो गई, और बर्ड्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है, ओके। इसीलिए क्या होते हैं, यानी कि जो हमारी जैसे एयर है वो हमारे क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज ही तो है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो एयर के अंदर यानी कि गैस है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है ना, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, एरोप्लेन की शेप इस तरीके से की है। अब जो फिशेज हैं, फिशेज कहाँ रहती हैं, वाटर के अंदर। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हम लिक्विड में पढ़ रहे हैं ना। तो हमारी जो फिश है जहाँ पर यानी कि वाटर जितना फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो फिशेज की जो बॉडी की शेप है वो स्ट्रीमलाइन है, वो क्या कर देगी, फ्रिक्शन को कम कर देगी, ठीक है। हो गया ये वाला यहाँ तक। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक, अभी आपके वैसे मेन टॉपिक हो चुके हैं, ये आपके 2-3 टॉपिक और हैं। सबसे पहले आपका वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं। फिर है आपका वे टू इंक्रीजिंग द फंक्शन, यानी कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। पहला हमारा कम कैसे करते हैं, फिर ज़्यादा कैसे करते हैं। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग में लिखवाऊंगी, आप उनके जस्ट अपोजिट आप इंक्रीजिंग में लिख सकते हो, ओके। और फिर हमारा एडवांटेजेस और अफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले चलो हम करते हैं वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। तो कोई भी सरफेस, मान लो कोई रफ सरफेस है, उसके ऊपर मान लो हमने पेंट लगा दिया या फिर ऑयल लगा दिया, तो कैसी हो जाएगी, वो एकदम चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड फिर क्या है, बाय यूजेस ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स और पेंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसके ऊपर ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ भी चिकने हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ना एकदम, उनको बोलते हैं। जैसे आपने मशीन वगैरह देखी होंगी तो वो कई बार ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है, तो वो ज़्यादा आवाज़ इस फ्रिक्शन की वजह से ही करती हैं। और फिर हम उनके अंदर यानी कि जो मैकेनिक होते हैं वो उनके अंदर क्या डाल देते हैं, कुछ भी ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह डाल देते हैं, तो वो क्या है, उनको एकदम चिकनी बना देती है, एकदम स्मूथ सरफेस बना देती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, ओके। थर्ड है फिर यूजिंग बॉल बियरिंग। देखो जो आपका थर्ड और फिफ्थ पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, बाय यूजिंग रोलर्स एंड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। यानी कि जैसे आपने देख रखा होगा ना, जो हमारे व्हीलर वाले बैग्स होते हैं उनके अंदर जैसे आपने बैरिंग सुन रखे हैं ना, रोलर्स जो बैरिंग होते हैं ना, जैसे जो बहुत सारी मशीन्स होती हैं उनके अंदर बैरिंग डाले जाते हैं ताकि वो इजीली रोल हो सके। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम है ना, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो ये इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और फोर्थ क्या आपका, बाई स्ट्रीम लाइनिंग, यानी कि हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर फ्रिक्शन कम करना है, तो हम उसकी शेप को कैसे बना देंगे, स्ट्रीम लाइन शेप करके देख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं, हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट आपका वेज टू इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आप इनकी जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। हमारा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। ऊपर हमने स्मूथ किया था तो कम हो गया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसको रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है फिर, बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जिसके ऊपर वो फैक्टर्स पढ़े थे ना, कि जो बॉडी का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो बॉडी का वेट अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो फ्रिक्शन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर बाय अप्लाइंग सॉइल, यानी कि देखो ऊपर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे थे ना, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट थे वो एकदम चिकने बन रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या यूज़ कर देंगे, सॉइल, यानी कि सॉइल से क्या हो जाएगी, कोई भी सरफेस है तो वो रफ हो जाएगी। जैसे आपने ग्राउंड में देख रखा होगा ना, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार अपने हाथों के ऊपर सॉइल अप्लाई करते हैं ताकि उनकी जो ग्रिप है, यानी कि जब वो दूसरे प्लेयर को पकड़ते हैं तो वो एकदम टाइट रहे, फिसले ना उनके हाथ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के भी, ओके। अभी आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एडवांटेजेस अफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन हो रहा है ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल भी है या फिर नहीं है, या हम मतलब इसको ऐसे ही फील करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसके एडवांटेजेस होंगे ही। तो सबसे पहले क्या एडवांटेज है, देखो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द रोड्स,
यानी कि हम जैसे रोड पे चलते हैं तो देखो, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइप बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड वाला सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बताया था ना, कि कोई भी एक बॉडी मोशन में होगी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो क्या करती है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। यानी कि जैसे हम चलते हैं तो क्या है, हमारे पैरों के बीच में और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम चल पाते हैं। अदरवाइज़ वो वाला एग्जांपल अभी बताया ना मैंने कि अगर हमने फ्लोर के ऊपर साबुन वाला पानी डाल दिया तो क्या है, फ्रिक्शन एकदम ख़त्म हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी स्लिप होते चले जाएंगे। ओके, सेम वे हम सेकंड पॉइंट के अंदर व्हीकल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर व्हीकल्स के जो टायर देखे होंगे ना आपने, बिल्कुल प्लेन नहीं होते हैं, उनके ऊपर लाइनिंग वगैरह डिज़ाइनिंग बनी होती है। क्यों बनी होती है, ताकि उनकी हेल्प से क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है और जो गाड़ी है वो आराम से चल सकती है। आपने देखा होगा ना, कई बार जो बाइक वगैरह है उनके जो टायर होते हैं वो एकदम रब हो जाते हैं और बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, बाइक है जो जल्दी फिसलने का डर रहता है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी जो हमारा फ्रिक्शन है वो एडवांटेजियस है। थर्ड पॉइंट है हमारा, वी कैन राइट ऑन अ पेपर। यानी कि जो हमारा पेपर होगा उसके ऊपर हम राइट कैसे कर सकते हैं, जो हमारा पेन और पेपर होगा उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा तभी हम उसके ऊपर जो हम फ्रिक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है हमारा, इट ऑल्सो अस टू फिक्स अ नेल इन, इट ऑल्सो हेल्प अस आएगा भैया पर। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। यानी कि वॉल के अंदर अगर हमें कोई नेल डालना हो, यानी कि कोई स्क्रू वगैरह डालना हो, तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन की हेल्प से, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप की फोर्स ही है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर मैचस्टिक बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होती है, हमारी जो मैचस्टिक है वो बर्न होती है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको रब करते हैं ना, तभी क्या है, वो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी रफ होती हैं, तो क्या हो जाती हैं, एकदम से जल जाती है। ओके, आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ के देखोगे, अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स हाउ यू मच लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they also can benefit with this video, and please subscribe this channel if you are new on my channel, and thus thank you so much. Have a nice day.